जय हिंद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करेज कमांडर्स। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट यू आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग पैराजम्बल्स। मोस्टली देखा गया है कि एग्जाम में पैराजम्बल्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और इसकी वजह से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस छूट जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, आज इस वीडियो को देखने के बाद यू विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड टू सॉल्व पैराजम्बल, बिकॉज मैंने भी इसी स्ट्रेटजी से अपना हर बार सीडीएस एग्जाम क्लियर किया है विद मोर देन 80+ मार्क्स। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूजिंग ऑल दीज 6 टिप्स, मार्क माई वर्ड, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पैराजम्बल्स इन लेस देन 30 सेकेंड्स। बट इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इनिशिएटर। इनिशिएटर वो सेंटेंसेस होते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस रखते हैं। मतलब ये एक, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, आई एम टेलिंग यू द आइडेंटिफिकेशन। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं, या फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट को, कोई भी जो बात हो रही है पूरे पैराजम्बल में, उसमें आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हमें सबसे पहले रखना है टॉप पे। और आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि आप वहाँ पर देख सकते हो कि प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, इस टाइप के नाउन्स वहाँ पे मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया या कुछ भी हो गया, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी एग्जांपल के साथ ये करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको पहचानना है। तो ये एक पैराजम्बल है जो मैं अभी आपको इस टिप्स को यूज़ करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, और पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड, रिलेशनशिप विद अदर ग्रेटली इम्प्रूव्स. No one needs to take you in the wrong way because others have more respect for the ideas of an assertive person. First and foremost, देखो ये एक दिख गया हमें, ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है जो मैंने अभी पहले बताया। पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया ना कि इंट्रोडक्टरी होगा या फिर कोई स्टार्टर होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग. Having established good relationship, one could comfortably say no when they mean no. All this results in better self-esteem and self-confidence. तो गाइज आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा आर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने चूज़ कर लिया बी या डी, इनमें से कोई एक होगा। नाउ पी और एस में से एक डिसाइड करना है हमें। ठीक है, तो एक बार हम दोनों को पढ़ लेते हैं। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड, रिलेशनशिप विद अदर ग्रेटली इम्प्रूव्स। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप, वन कुड कंफर्टेबली से नो व्हेन दे मीन नो. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना रिलेशनशिप एक कॉमन वर्ड है दोनों में, जो उस पी में भी आ रहा है और एस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पी में है और एस में, इसमें डिफरेंस क्या है कि पी में आपको रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हमेशा इंट्रोड्यूस वाला पहले आएगा, जैसे कि रिलेशनशिप विद अदर्स ग्रेटली इम्प्रूव। फिर एस में उस रिलेशनशिप के बारे में और बेटर बताया गया है कि हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप, वन कुड कंफर्टेबली से नो. तो इस तरीके से आप आर पी एस क्यू, ये आपका आंसर होगा बी. ओके, और हाँ, एक और मैं आपको छोटा सा हैक बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो एस है, ये इसमें जो रिलेशनशिप है, इसका आर देखो स्मॉल लेटर में है, और जो पी है ऊपर, उसमें रिलेशनशिप का आर जो है वो कैपिटल लेटर में। दैट शोज़ कि आपका इस तरीके से भी, मतलब अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस तरीके से भी देख सकता है कि पहले आपका स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर के साथ रिलेशनशिप, नेक्स्ट वाले में वो स्मॉल लेटर में, मतलब उसके बारे में आगे बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होती है तो। बाकी इंट्रोडक्टरी वाला आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट है आपका फॉलोअर। फॉलोअर के भी 4 पार्ट होते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं। आपने अगर एक बार आज यहाँ पर देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको दोबारा कभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है इसमें। तो पहला है आपका सबवर्ब, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद आर्टिकल, और चौथा है कोलोकेशन। नाउ फॉलोअर होता क्या है? फॉलोअर इज जस्ट जो फॉलो करता है। ठीक है, एक को दूसरा वाला फॉलो करेगा ही करेगा, और वो आप अभी समझेंगे एग्जाम्पल में कैसे। तो पहला है हमारा सबवर्ब। तो ये एक पैराजम्बल है जिसको हम सबवर्ब से अभी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, और लेट्स फर्स्ट रीड इट. The decade of 70s and its proper field of study of the idea that women's literature exists saw a growing acceptance in most part of the world. तो देखो सबसे पहले हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है द डिकेड ऑफ 70s. 70s के बाद अब इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? द डिकेड्स ऑफ 70s, यहाँ पे डिकेड की बात की जा रही है। द डिकेड के साथ यहाँ पर देखिए आप 100 वाला जो है, द डिकेड ऑफ 70s saw a growing acceptance, सब्जेक्ट था डिकेड, और इसका वर्ब जो है वो इन चारों में से वर्ब कौन सा है?
100 है, ना कि विमेन, ना ही ऑफ, ना एंड। तो हमारा 100 से स्टार्ट होगा, तो हमारा सेंटेंस होगा स्टार्ट एस से, और हमें पहले ही मिल गया है SQRP। ये ऐसा सिर्फ एक ही है, तो हम सीधा इसको टिक मार देंगे कि हाँ ये हमारा आंसर है। तो जल्दी से आ जाइए अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन, फॉलोअर का सेकंड पार्ट। और रिलेटिव प्रोनाउन को अब हम इसका एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, जो मैं आपको सारी टिप्स बता रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये आज मैं लेकर के आ गया और आपको बताने लग गया। इसको मैंने यूज़ किया है और ट्रस्ट मी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। और पैराजम्बल मेरा कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में मेरा पैराजम्बल अगर हो गया, बहुत टफ है तो मतलब एक आध गलत तो होना लाजमी है, बट ये है कि मतलब पैराजम्बल नहीं गलत होता विद यूजिंग दीज ट्रिक्स। तो आप भी इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। और फिर अभी आप ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पूरा एक पैराजम्बल का वो लेके आऊँगा, मतलब पूरा सीरीज़ होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और वो हम इन्हीं टिप्स से यूज़ करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें आप वेट करना, आप देखना उसको। तो देखिए, एक पैराजम्बल है जिसे हम अभी रिलेटिव प्रोनाउन वाली टिप से यूज़ करके और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रीड इट। Continuing reports from doctors, how people live and what they eat, who are measuring the incidence of heart attacks, disclose the pattern linking all over the world with the number of heart attacks they have। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है सेंटेंस वो है कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स। यहाँ पर डॉक्टर्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं सेंटेंसेस को। कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बैठेगा, ठीक है, इसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग द इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें डॉक्टर्स ही हैं जो इंसिडेंट को मेजर करते हैं, हार्ट अटैक के इंसिडेंट को। तो और ये बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन देखो फिक्स बैठ रहा है। कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर मेजरिंग, डॉक्टर्स के बारे में ही बात हो रही है। एंड नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग, जो कि बिल्कुल फिक्स नहीं हो रहा है। और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका जो क्यू है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और क्यू ऑप्शन में सबसे पहला वाला है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन ए है आपका, इसको एक बार आपको पूरा रीड करके देखना है कि सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर ऑल हु आर मेजरिंग द इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, disclose the pattern linking disclose the pattern linking how people live and what they eat। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है ये सेंटेंस। और तो नेक्स्ट है आपका फॉलोवर का थर्ड पार्ट, जो कि है आर्टिकल। एंड दिस इज़ यू वॉन्ट बिलीव वेरी फैंटास्टिक यार। मतलब आर्टिकल वाला जो है ना, इसका भी आप यूज़ देखोगे कितना मतलब स्पेशल यूज़ होता है इसका, और आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे अपना पैराजम्बल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये एक पैराजम्बल आपके सामने है, मैं अभी इसको आर्टिकल के यूज़ के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो कितना बड़ा सा लग रहा है, भयंकर सा बिल्कुल, है ना। बट अभी देखो 2 मिनट में, बहुत कम टाइम में, मतलब 30-40 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्क द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। इसका मतलब समझते हैं क्या है। कंप्यूटर के आने से जो रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स हैं उनके नीड को स्पार्क मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके रेलेवेंट कौन सा है। नेक्स्ट इट इज़ सिलिकॉन चिप दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ रिमोट कंट्रोल। देखो मैंने आपको सबसे पहले वाले में क्या बताया था कि इंट्रोडक्टरी या किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाला जो होता है वो वाला सबसे पहले आता है। तो ये मेरे को इंट्रोडक्टरी लग रहा है बिकॉज ये स्टार्ट हुआ है। इट इज़ द सिलिकॉन चिप के बारे में बताया गया है। दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो स्टार्ट भी नहीं होगा। और वैसे ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं कि पी वाले 3 है और एक आर वाला है, तो पी से ही स्टार्ट होगा, आर वाला देखते हैं एक बार। वैन यू प्रेस द बटन, तो देखो प्रेस द बटन की बात अचानक से कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो पी से स्टार्ट होगा, मतलब पहला कंफर्म है। अब हमें पी में देखना है, पी में क्यू आर इनमें से कोई एक होगा। हम ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि या तो पी के बाद क्यू है या तो हमारा आर है। अब क्यू और आर को ही हम खाली चेक करेंगे। तो इट इज़ अ सिलिकॉन चिप दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ रिमोट कंट्रोल। दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम विच इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगला है व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर। देखो पहले में चिप की बात की गई है, दूसरे में द चिप बोला गया है। ऑप्शन आर में आप देखो पहले में चिप है ओनली, इसके बाद द चिप है। तो हम पहले ना इस चीज़ को ध्यान रखो कि आर्टिकल देखो यहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है कि पहले चिप, हम पहले किसी की बात करते हैं कि जैसे देयर वॉज अ बॉय, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं, द बॉय वॉज वेरी नॉटी और वेरी गुड, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो द वाला जब लग जाता है तो वो हमेशा बाद में होगा, तो आप इतना समझ लो कि पी के बाद आर होगा। तो पी आर वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है, पी आर क्यू एस। अब हम एक बार इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, देखो ये जो मेरे को दिख रहा है, दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम, तो इंफ्रारेड बीम के बारे में यहाँ बात करी गई है। अब इसके बाद जो एस वाला है, क्यू के बाद एस वाला है, यहाँ पे द बीम की बात की गई है। तो पहले हमने नॉर्मल बीम की बात करी, फिर हमने द बीम लगा दिया। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल हमेशा क्या होगा, बाद में आएगा। पहले हम उसका नॉर्मल जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में हम उसका क्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। द बीम कैरीज अ कोडेड सिग्नल सच एज स्विच ऑन, रेज ऑन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा क्यू एस भी एक लिंक बन रहा है, क्यू एस, और ये क्यू एस क्या है, ये सी वाले में है और फोर्थ में भी है, बट वो हमने पहले ही देख लिया है कि हमारा आर अप्रोप्रिएट है। तो पी आर क्यू एस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। एंड इस तरीके से हम एक बार रीड कर लेते हैं। द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्क द नीड फॉर द रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द रिमोटली, एक मिनट, सॉरी, हाँ, it is silicon chip that is at the heart of remote control. When you press the button on the remote control, the chip set off an electronic vibrator. The electronic vibrator. इसके बाद क्यू है, this produces an infrared beam which is made up of electromagnetic waves. And फोर्थ वाला है आपका, the beam carries a coded signal such as switch on, raise volume, etc. और फिर हमारा कोड के बारे में बात की गई है लास्ट में, द कोड इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट्स। तो देखो अगेन फिर से यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हुआ है, द कोड। पहले हमें कोडेड सिग्नल की बात की गई है, फिर उसी कोड को हमने बोला है द कोड इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी सिग्नल, बाइनरी डिजिट्स। तो इस तरीके से देखो हमने कैसे आर्टिकल का यूज़ करके पूरे पैराजंबल को, मतलब इनमें से कोई भी अगर आपको हिंट मिल गई ना, मैंने यहाँ पे 3 हिंट दिखा दिया आपको, ठीक है, आपको कोई भी हिंट मिल गई आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर। अब नेक्स्ट है आपका फॉलोवर का फोर्थ पार्ट एंड लास्ट ऑल्सो, जो कि है को लोकेशन। को लोकेशन से साफ पता चल रहा है कि कि आपका जो 2 वर्ड है वो कभी एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकता, वो हमेशा साथ में रहेंगे और ये एक हमारा लिंक बनेगा, हिंट बनेगा, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाएंगे एक सेंटेंस को दूसरे से, ठीक है। क्योंकि एक का जो लास्ट वर्ड होगा, एक सेंटेंस का जो एकदम लास्ट वाला वर्ड होगा और दूसरे वाले सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होगा, वो आपस में क्या होंगे, एक साथ बिल्कुल रहने वाले सेंटेंस वर्ड होंगे। इस तरीके से हम उनको लिंक कर पाएंगे। तो अब देखिए आ जाते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। तो ये आपका एग्जाम्पल सामने है, पैराजंबल, जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं को लोकेशन के थ्रू। तो पहले मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। स्टबॉर्नली रिफ्यूज्ड द थीफ ऑलमोस्ट हिज हैंड्स अप और ही वुड शूट व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप। अब देखो यहाँ पर ना यहाँ पर मुझे थोड़ा ना कीप हिज हैंड्स अप, ये एक जैसे मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपस में लिंक कर रहे हैं। द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप, देखो कीप हिज हैंड्स अप ये हमेशा एक साथ ही रहेगा, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं कि लाइक जब भी हम बोलते हैं ना अपना हैंड्स अप कर लो, तो उसको ऐसे बोलते हैं ना कि कीप योर वॉइस डाउन, कीप क्वाइट, तो ये कभी अलग नहीं हो सकते, को लोकेशन वाले वर्ड होते हैं। तो यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप, मतलब कि जो डी वाला है, डी के बाद अपना आपका सी आएगा, ठीक है। वैन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप और ही वुड, मतलब डी एंड सी, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, इसमें डी और सी आपस में लिंक बना रहे हैं, ओके। तो ये वाला हमारा खाली डी है, आप डी में ऑप्शन डी में देख सकते हो कि डी सी का एक लिंक ऑप्शन डी में ही बन रहा है। अब हम बी ए को भी पढ़ के एक बार देख लेते हैं। द थीफ ऑलमोस्ट स्टबॉर्नली रिफ्यूज्ड व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप और ही वुड शूट। देखो कितना बढ़िया ब्यूटीफुल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, डीसी आपको पता चल गया, डीसी और किसी में नहीं है, और इस तरीके से आपने डी ए डी सी को डिसाइड कर लिया कि आपका ऑप्शन है। विद लेस देन 30 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो फॉलोअर्स के चारों पार्ट खत्म हो गए हैं और अब हम टिप्स नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है कॉमन फैक्टर। एंड अभी आप देखेंगे कि ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजिली इससे सेंटेंस मतलब आपका पैराजंबल सॉल्व होने वाला है। बट ये है क्या, तो कॉमन फैक्टर वो होता है, देखो जो वो सेंटेंसेस जो जैसे पहले वाले में हमने उसका जिक्र किया है और दूसरे वाले में हमने उसको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिया है उसी चीज़ के लिए, ये आप ज़्यादा बेटर अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। तो ये हमारे सामने एक पैराजंबल आ गया है जो कि कॉमन फैक्टर का है।
तो ये हमारे सामने एक पैराजंबल आ गया है जो कि कॉमन फैक्टर का है. नाउ लेट्स रीड इट. As the girl grew up, she became prettier and prettier. She began to be treated worse than any servant. After household work, she would sleep among the cinders. And the prettier she became, the more sisters hated her. She was compelled to eat scraps of leftovers. This habit earned her the nickname Cinderella. तो देखो पहले सेंटेंस को हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम ताकि लिंक कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है. As the girl grew up, she became prettier and prettier. अब prettier वाला एक आर जो ऑप्शन है उसमें देखो, ये लिंक इससे बिल्कुल मस्त बन रहा है. As the girl grew up, she became prettier and prettier, and the prettier she became, the more sisters hated her. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आपने पहले बताया कि जैसे ही वो लड़की ग्रू अप हो रही थी, मतलब बड़ी हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रही थी. और फिर नेक्स्ट वाले में बताया गया है कि जैसे ही वो सुंदर हो रही थी, एज द प्रिटियर शी बिकेम, द मोर सिस्टर्स हेटेड हर. जैसे ही वो जितनी सुंदर हो रही थी, उसकी जो सिस्टर्स थी वो उससे और ज़्यादा नफरत करने लग गई. तो आपको सिंपल, आपका आर से स्टार्ट होने वाला है सेंटेंस, तो आपका आर इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है बी, RESQ. एक बार हम रीड कर लेते हैं फटाफट और हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं. ठीक है. एज द गर्ल ग्रू अप, शी बिकेम प्रेटियर एंड प्रेटियर, and the prettier she became, the more sister hated her. She began to be treated worse than any servant. She was compelled to eat scraps of leftover. After household work, she would sleep among the cinders. This habit earned her the nickname Cinderella. देखो ये भी लिंक कर रहा है आपस में. पहले हमने सिंडर की बात करी कि वो सिंडर के बीच में जाकर के सोया करती थी, बाद में इसीलिए उसका नाम सिंड्रेला हो गया. ठीक है. देखो बहुत अच्छी ट्रिक है यार. अगर तुम ये सारी एक बार मतलब अच्छे से देख लोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका कोई भी पैरा जंबल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सॉल्व तो होगा ही, गलत तो एक भी नहीं होगा. आपका टाइम भी बहुत कम लेगा क्योंकि ये टिप्स होती है, हैक्स होते हैं. ठीक है. चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे. तो देखिए नेक्स्ट है फोर्थ वन, पैरेलल रिलेशन. ये भी बहुत ही बढ़िया होता है. इसको आप मतलब अभी मैं बताता हूँ. देखो, बैलेंसिंग टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज. एक जैसे आपको ट्यून्ड वर्ड मिलेंगे, आपको सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ठीक है, जंपिंग, इस टाइप के मिलेंगे अभी. और इससे हम लिंक करके अभी हम बना देते हैं, आई मीन इससे लिंक करके हम अपना पैराजंबल सॉल्व करते हैं. तो लेट्स सॉल्व दिस विद एग्जांपल. तो ये हमारा पैराजंबल है, इसे सॉल्व करते हैं. अ मैन इज़ बॉर्न अलोन, गुड एंड बैड, ही एक्सपीरियंसेस द डाइस अलोन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस अलोन. देखो सबसे पहले यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा एक बार ये देखना है कि मतलब सेम ट्यून वाले सेंटेंस, सेम ट्यून वाले वर्ड कौन से हैं. देखो, बॉर्न अलोन, डाइज अलोन, ठीक है. एक्शंस अलोन तो बिल्कुल सिक्स्थ वाले में है, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि एकदम ये हमारे काम का नहीं. हमें ऑप्शन तो हमारे PQRS है ना, ये 6 वाला ऑप्शन थोड़ी ना है. तो हम इनमें से देखेंगे सिर्फ PQRS में से बॉर्न अलोन के साथ कौन सा ट्यून हो रहा है, वो की है वो है डाइस अलोन. तो अ मैन इज़ बॉर्न अलोन एंड डाइस अलोन. ठीक है. तो आर से स्टार्ट होगा हमारा. आर से हमारे 2 ऑप्शन है, A एंड B, RQ. तो RQ है. ठीक है. इसके बाद हमें S और P में से डिसाइड करना है. अ मैन इज़ बॉर्न अलोन एंड डाइस अलोन एंड ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस अलोन. बिल्कुल क्लियर है. ठीक है. आपका बहुत ही सिंपल है कि आपको एक मतलब सेम ट्यून वाले वर्ड देखने हैं. जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आई वॉज रनिंग, डांसिंग, फिर लिखा रहता है कि कुकड. तो ऐसा नहीं होगा. रनिंग, डांसिंग, कुकिंग, इस तरीके से हमें इस हिंट को पकड़ना है और हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. तो ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वाला करते हैं. ये भी काफ़ी सिंपल था. तो नेक्स्ट है आपका 5th वन जो कि है क्रोनोलॉजी. और इस टेक्निक में आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है इवेंट्स को कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. और ये ना सिंपल लॉजिक से आपको पता चलेगा. ठीक है, कि भाई इसके बाद तो यही होगा ना. अगर बंदा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि बच्चा अगर पानी में गिर गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको बचाना. ठीक है, उसको फर्स्ट एड देना या हॉस्पिटल ले जाना, इस तरीके से. और लास्ट में हैप्पी होंगे सारे. तो आपको इंसिडेंट को कोरिलेट करना है आपस में. अब इसको हम बेटर अभी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. तो ये देखिए कितना बड़ा सा एग्जाम्पल है, बट इसको अभी हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. लेट मी रीड इट. द स्पाइडर फेल 7 times to reach its goal but didn't give up hope. The king learned a lesson from the spider.
It tried again and this time it succeeded in reaching the top. Then he attacked his enemies repeatedly. He appealed to the people for the help and collected soldiers to form a large army. At last he won the battle and got back his kingdom. सबसे पहले वाले में बात करता है द स्पाइडर फेल 7 times टू रीच इट्स गोल बट डिडंट लूज होप, डिडंट गिव अप होप. ओके, तो जो स्पाइडर है आपका वो चढ़ रहा होगा, ठीक है, और वो कहीं से गिर रहा होगा बार बार और फिर से वो उठने की कोशिश कर रहा होगा. तो आप क्यू वाला देखिए, इट ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम इट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप. देखो इट जो है वो पर्सन के लिए तो यूज़ नहीं होगा. इट किसके लिए यूज़ होगा? जो बहुत छोटे जो भी वो होते हैं, मतलब लाइक कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, उनके लिए इट यूज़ होता है हमारा, ठीक है, या फिर कोई बेबी है उसके लिए यूज़ होता है इट. तो ये जो यूज़ हो रहा है, ये सेकंड वाला हमारा जो ऑप्शन है बी, मतलब क्यू, यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा. और ये ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है बी, क्यू, ठीक है, QPSR. एक बार हम फिर से इस पूरे ऑप्शन को एक बार पढ़ के देखते हैं कि सही बन रहा है या नहीं. It tried again and again. This time it succeeded in reaching the top. The king learned a lesson from the spider. जैसे ही उसने टॉप पे रीच कर गया, उसके बाद ही तो किंग लेसन उससे लेगा, ठीक है. इसके बाद किंग ने लेसन लिया, इसके बाद फिर वो क्या करेगा? आप ऑप्शन नंबर 4 में देखो, एस वाले में, ही अपील टू द पीपल फॉर हेल्प एंड कलेक्टेड सोल्जर्स टू फॉर्म अ लार्ज आर्मी. भाई जब उसने लेसन ले लिया, उसके बाद वो सोल्जर्स इकट्ठा करेगा और उसके बाद फाइनली वो क्या करेगा? अटैक करेगा. देन ही अटैक्ड हिज एनिमी रेपिटेडली. और वो एक बार नहीं, बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब अटैक कर रहा है रेपिटेडली. एंड एट लास्ट ही वन द बैटल एंड गॉट हिज किंगडम बैक. तो बहुत ही सिंपल था, ये क्रोनोलॉजी लगानी थी हमें. इस तरीके से हमने पूरा पैराजंबल सेकेंड्स में सॉल्व कर लिया. सो लास्ट है आपका कंक्लूड. दिस इज द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस इन विच जनरली कंक्लूजन्स आर गिवन. सो आपको क्या करना है यहाँ पर? सिंपली उस सेंटेंस को पकड़ना है जो कि आपका बिल्कुल लास्ट वाला है, ठीक है, मतलब कंक्लूजन दिया जा रहा है. अब आपको इसको रिलेट करवाना है किसके साथ? बिल्कुल जो 6th नंबर का होता है ना, जैसे पैराजंबल में 1 2 1 PQRS फिर 6th होता है, तो जो 6th वाला है ना उसके साथ को रिलेट करना है इसमें, ठीक है. अगर आपको कहीं से कोई हिंट नहीं मिल रही तो आप सबसे लास्ट वाला उठा के पकड़ लो जो कंक्लूजन हो और उसके बाद सीधा लास्ट 6th वाला आ जाए. तो अब हम एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा बेटर समझते हैं इसको. तो ये पैराजंबल है जिसे मैं कंक्लूजन वाले मेथड के थ्रू अभी सॉल्व करने वाला हूँ. और आपको ये बता दूं कि दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट ये बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, ठीक है. देखो, द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द एरियाज होम ओनर. फाइनली देखो, फाइनली मिल गया हमें. फाइनली एक ऐसा मतलब इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, आपको अपने दिमाग में ना एक अलर्ट टाइप का रखना है कि जैसे ही मुझे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं मैं उनको तुरंत एक नोटिस में ले आऊँ और बाद में लेटर ऑन इसको मतलब सॉल्व करने में यूज़ करूँ. तो देखो मैं अब इसको अपने दिमाग में रख रहा हूँ, अब बाकी मैं पढ़ता हूँ. व्हाट इज़ मोर होम ओनर्स वुड हैव टू डील विद द इंक्रीज नॉइस एंड पॉल्यूशन. दिस वुड इंक्रीज व्हीकल्स इन द नेबरहुड. द न्यू रोड वुड cut directly through the middle of subdivision. This means that the families who choose to move away would have to sell their homes for far less than their current value. करंट वैल्यू की बात की गई है और ऊपर वाले में P वाले में डेप्रिसिएशन की बात की गई है. यहाँ पर आपको नहीं लगता कि ये आपस में एक दूसरे से मतलब ट्यून्ड हो रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये सेम चीज़ की बात की जा रही है. लाइक डेप्रिसिएशन की बात की गई है, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको अपना घर बेचना पड़ेगा काफ़ी कम वैल्यू में, जबकि और किसी में भी ऐसा कोई लिंक नहीं बन रहा है. तो P का और 6 का तो लिंक बन ही रहा है. इसका मतलब P आपका सबसे लास्ट में होगा और ऐसा ऑप्शन आपका सिर्फ पहला है, SRQP. इससे हमें कंफर्म हो गया. बट एक बार हमें क्या करना है, फिर भी हमें एक बार रीड करना है सारा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक. तो सबसे पहला है द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द एरियाज होम ऑनर. द न्यू रोड, देखो यहाँ पर सबसे पहले न्यू रोड की बात की गई है तो सेंटेंस स्टार्टिंग यहीं से होगा. द न्यू रोड वुड डायरेक्टली कट थ्रू द मिडल ऑफ सब डिवीज़न. फिर हम बोलते हैं कि दिस वुड इंक्रीज व्हीकल इन द नेबरहुड. व्हाट इज़ मोर, home owners would have to deal with the increased noise and pollution. And finally, the new road would cause residential property to depreciate. This means that the families who choose to move away would have to sell their homes for far less than their current value. ये बिल्कुल करेक्ट एक पैराजंबल बन रहा है. तो इस तरीके से आप
कंक्लूजन का यूज़ करके आप फाइनली वाला एक सेंटेंस है, मतलब इस तरीके से कोई भी आप नोटिस कर सकते हैं जो एंडिंग कर रहा है उसको आप 6 वाले से रिलेट करवाइए। अगर वो रिलेट कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपका लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर पूरी एक क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँ और उसको इन टिप्स के थ्रू सॉल्व करके आपको दिखाऊँ, क्योंकि CDS का एग्ज़ाम बहुत ही CDS और ND का दोनों ही बहुत पास है, 1 महीने रह गए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि आपको चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको लेकर के आता हूँ और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को, एक एक पैरा जंबल को मैं बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ और डेफिनेटली यू विल नॉट लीव a single question of parajumble and will solve in less than 30 seconds in your exam. One more thing guys, अगर आपको माइक के बारे में अच्छी नॉलेज है तो प्लीज़ आप एक माइक सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा कंटेंट सच में यूज़फुल लग रहा है और आपको लगता है कि हाँ मतलब आपका इससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी वेरी मच।